फिरोजपुर में यूनिवर्सिटी के खिलाफ भूख हड़ताल जारी। कर्मचारियों को 7 महीने से नहीं मिला वेतन। मैनेजमेंट और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नाराजगी जाहिर। चलिए खबरों की शुरुआत महम से करेंगे, जहां इनेलो कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व विधायक राम कुमार सैनी, जिला प्रभारी गौतम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नफेल लाहिली ने संबोधित किया और कहा कि रोहतक में 25 जून को चौधरी अभय सिंह चौटाला जिला रोहतक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सभी पदाधिकारियों ने महम के कार्यकर्ताओं को रोहतक मीटिंग में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इसी के साथ वक्ताओं ने यह भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्व विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी और चौधरी अभय चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बढ़ते आगे, जहां रवनीत बिट्टू ने दलित समुदाय के खिलाफ गलत शब्दावली की है, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के नेताओं का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिसके तहत शिरोमणि अकाली दल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी बाबू कबीरदास और बीएसपी के नेताओं ने रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसी को लेकर शिरोमणि अकाली दल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी बाबू कबीरदास का कहना कि रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज होने तक संघर्ष जारी रहेगा। ने जो साडे समाज वास्ते पद्धी शब्दावली वरती थी भी ये पवित्र जिहड़ियां सिट्टां ने ये तुसीं बीएसपी वाले नूं देती आनंदपुर साहब दी ते चमकौर साहब दी। उस दे संबंध च सारे पंजाब दे विच बहुजन समाज पार्टी ने शिरोमणी अकाली दल ने उस गल दा खंडन किया। उन्हां दे पुतले फूके ने सारे पंजाब दे विच। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद अरावली वन क्षेत्र में बने खोरी गांव में 10,000 घर में रहने वालों की नींद उड़ गई है। उनको ये डर अब सताने लगा कि अगर घर टूट जाए तो वो कहां जाएंगे। वहीं उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम भी शुरू होने वाला है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी कोई योजना किसी के पास मौजूद नहीं है। इसी कड़ी में आम आदमी के सांसद सुशील गुप्ता खोरी गांव वालों के साथ आज प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे और वहां पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी देने वाले थे कि इन गरीब लोगों के घरों को न तोड़ा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ लगभग दर्जनों आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहाँ पे घर हो रहे हैं, पानी का रोका जा रहा है, साइकिल से पानी ले जा रहे हैं, वो भी रोक रहे हैं। दिल्ली भी तो जा रहे थे। दिल्ली जा रहे हैं तो हम जहाँ जाएं जाने में रोक रहे हैं। हम किसके पास जाएं अगर सरकार के पास, तभी तो हमारा सुनेगा। ये पुलिस वाले सब रोक रहे हैं, बैरियर रोक दिए हैं, हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो कहीं तो जाएंगे तभी तो हमारा कोई सुनवाई होगा। घर बैठे हो जाएगा भी छूट जाएगा। हम लोगों का काम भी छूट गया। चौका बर्तन का काम करती हूँ, वो भी छूट गया। अब 2-3 महीने से बैठा हूँ। आप बताओ घर भी जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए सरकार नहीं सुन रही कुछ भी। यहाँ के खट्टर तो कम से कम हमारा झोली तो भर दे। वो अपना मकान बनाए और राजनीति करे, कुछ भी करे, तो कम से कम गरीबों का झोली तो भरे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा का कहना है कि सरकार बार बार सरस्वती नदी की सफाई की बात तो करती है, लेकिन सरस्वती की सफाई नहीं खुदाई होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जरा सी बारिश होती है तो सरस्वती नदी में बारिश का पानी धर्मनगरी की कॉलोनियों, घरों, खेतों को डुबो देता है। सरकार वाहवाही के नाम पर टूरिस्ट हब बनाने के दावे करती है, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र दिखावा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कों पर चलना अब दूभर हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों मामूली सी बरसात आई थी और शहर की गलियों में, सड़कों पे पानी भर गया था। तो इसलिए आज जरूरत है कि बरसात से नुकसान ना हो। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान सरस्वती नदी से होता है। सरस्वती नदी में जब बरसात के दिनों में पानी आता है तो वो कई कॉलोनियों में चला जाता है, लोगों के खेतों में चला जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है। तो आज मेरा कहना यह है कि सरकार को खुदाई के नाम पे तो बहुत बार कहा गया
कि सरस्वती की खुदाई भी होगी, सरस्वती को एक टूरिस्ट के हब के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहले भी कई बार प्रयास किए, तो आज उसके नाम पे केवल दिखावा हो रहा है। और अगली खबर फतेहाबाद से, जहां नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही मास्क भी नहीं लगा रहे। इतना ही नहीं, नागरिक अस्पताल में कोरोना इंचार्ज के पद पर तैनात डॉक्टर जयप्रकाश बिना मास्क लगाए ही मरीजों की जांच करते हुए नजर आए। मामले में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी से बातचीत की गई, तो पीएमओ ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का बचाव किया, जिसके बाद ये बात नागरिक अस्पताल के एसएमओ राजेश चौधरी तक गई और फिर पीएमओ ने जांच के आदेश दिए, लेकिन उनके बर्ताव से नहीं लग रहा था कि वो कार्रवाई करने के मूड में भी हैं। अब देखना ये होगा कि लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। कई जगह पे कुछ हमारी अगर कम्युनिकेशन करने में, बात करने में मरीज को कई बार कोई दिक्कत हो तो हमें अपना मास्क थोड़ा नीचे करके बात करनी पड़ती है। हमने डॉक्टरों की बचाव के लिए ही हमने बहुत सख्ती कर रखी है कि वो मास्क लगाकर बात करें, परंतु जब कम्युनिकेशन में, बात करने में दिक्कत आती है, मरीज को समझाने में, इमरजेंसी मरीजों को देखने में हमें दिक्कत आती है, तो हमें कई बार इस मास्क को थोड़ा नीचे करके बात करनी पड़ती है। जिन्होंने मास्क लगा ही नहीं रखा, जो नीचे करने तो दूर की बात है, मास्क है ही नहीं मुंह पे, उनका क्या रहेगा सर? मैं इस बारे में बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा। मैंने मेरे संज्ञान में ये लाया गया है, पत्रकार भाइयों द्वारा लाया गया है, मैं इस बारे में। और अगली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी क्षेत्रवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में इलेक्ट्रो सर्जरी की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिसे लोग अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान सभी सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी सेवाओं को फिर से सुचारू किया जा रहा है। पहले ओपीडी शुरू की गई और इस हफ्ते से इलेक्ट्रो सर्जरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फिरोजपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है, जहां देश के महान सपूतों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। यहां शहीदों के नाम से शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, लेकिन इन दिनों फिरोजपुर की नई नवेली यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी वजह है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो ग्रांट रिलीज की जानी थी वो अब तक रिलीज नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ को भी पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी फिरोजपुर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा लगातार भूख हड़ताल की जा रही है। फिरोजपुर के शहीद भगत सिंह कॉलेज में खड़े हैं, जो कि जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो फिरोजपुर जो शहीद भगत सिंह जो कॉलेज है, इसके जो प्रोफेसर है, जो टीचर हैं, जो स्टाफ है, वो आज धरने पर बैठा हुआ है। काफी समय से जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले 27 दिनों से ये भूख हड़ताल पर है और आज जो है इनका 28वां दिन हो गया है भूख हड़ताल पर। तो हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारा मसला है और क्या ये है कि आपकी जो है अभी तक जो तनख्वाहें जो रिलीज नहीं की गई हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर जो प्रोफेसर है, कुछ यहाँ के जो टीचर है और जो उनके पारिवारिक लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कहना है कि उनको किस तरह की यहाँ पर दिक्कत और समस्याएं पेश आ रही हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। सर, आज जिस तरह से आपने जो है ये धरना लगा रखा है, कितने दिन हो गए इस धरने को और क्या आपकी मांगे हैं? सर जी, हमारी भूख हड़ताल चल रही है और आज 28वां दिन है। दिन रात की लड़ीवार हमारी भूख हड़ताल चल रही है और ये हमारी सैलरियां जो हैं पिछले 7 महीने से नहीं मिली हैं। 8वां महीना भी आप देख लो कि खत्म होने को है और इसीलिए हम जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ताकि जो सरकार हमारी सैलरियां रिलीज करे, जारी करे, ग्रांट दे। तो अब तक यहाँ पर क्या आपकी कोई खैर सूद लेने आया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई मंत्री या कोई लीडर अब तक यहाँ पहुंचा है? नहीं, लीडर वगैरह तो नहीं पहुंचा, लेकिन आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं उनकी बदौलत सरकार के ऊपर पूरा हमारा प्रेशर बना है। तो सरकार ने इतना जो हमें पता लगा है कि 4.5 करोड़ की ग्रांट जो हमारी सैलरी के लिए जारी करने के लिए पत्र जारी किया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं
कि ये जो ग्रांट हमें मिल रही है वो 1 अप्रैल की हमारी अप्रैल मई की सैलरी के लिए मिल रही है, लेकिन आप देखिए कि नवंबर से हमें सैलरी नहीं मिली है। 5 महीने की हमारी जो पिछली सैलरी है उसके बारे में सरकार को कोई सुध नहीं है। तो जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि देखा, इन्होंने कहा है कि जो इनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है कि इनका कुछ जो बकाया है उसको रिलीज किया जाएगा, लेकिन हाल की घड़ी में देखा जाए तो अभी भी जो है ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनके साथ जो और भी लोग हैं हम उन्हीं से भी जानेंगे कि इस तरह से किस तरह उनको परेशानी आ रही है। और कुछ लोग हैं तो हम बात उनसे करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। तो सर, ये कितने दिनों के धरने पे बैठे हैं आप? हमें आज 28 दिन हो चुके हैं जी, 27 दिन हो चुके हैं, आज 28वां दिन है हमारा भूख हड़ताल का। तो किस तरह से परेशानी आपको पेश आ रही है यहाँ पे? परेशानी तो सबसे बड़ी यही है कि हमें 7 महीने हो चुके हैं और 8वां महीना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और हमें अभी तक 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिली है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जहाँ टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, जहाँ और भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। हम भी अपने माध्यम से सरकारों से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जो है इन धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे जो प्रोफेसर टीचरों की बातें सुनी जाएं और कम से कम जल्दी से जल्दी इनका मसला हल करके इनको तनख्वाह रिलीज की जाए ताकि ये अपने घर परिवार और अपना काम सही सुरक्षित कर सके। कैमरामैन राजकुमार के साथ पंकज कुमार, साधना प्लस न्यूज। बढ़ते आगे और अब बात रादौर की करेंगे, जहां कांग्रेस से विधायक बीएल सैनी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आए लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। वहीं विधायक बीएल सैनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हल्का दौर का जो किसान है जिसके ट्यूबवेल का कनेक्शन होना है वो मारे मारे घूम रहे हैं। कभी किसी एमएलए पे जाते हैं, कभी किसी एमपी पे जाते हैं, कभी किसी अधिकारी पे जाते हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। और उसका जो गहराई में जाकर के मैंने जब बातचीत का पता किया तो हमारे यहाँ दौर के अंदर जो है 2014 से लेकर के 31/12/2018 तक जो चाहे वो सिक्योरिटी जमा हुई, चाहे किसानों ने पैसे जमा कराए, वो उस दौरान के जितने भी कनेक्शन हैं वो रिलीज होने थे और जिनकी संख्या लगभग 657 कनेक्शन के करीब बनती है। और हरियाणा में राज्य सरकार ने सालों पुरानी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को आगे बढ़ाते हुए एक कदम उठाया है, जिसके तहत अब तक जो किसान बाजरे की फसल बोते थे वो भी बाजरे की जगह मूंग या तिलहन वाली फसलों की बुआई कर सकेंगे। इसी को लेकर भिवानी के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पानी की खपत को कम करने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान शुरू किया गया था। अब दूसरे चरण में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए बाजरे की फसल की जगह मूंग या तिलहन वाली फसलों की बुआई करने पर ऐसे किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया गया है, जिससे न सिर्फ पानी बचेगा बल्कि फसल जलने से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। मनोहर लाल जी ने जो अभी हाल ही में घोषणा की है बाजरे की फसल की जगह तिलहन और दलहन वाली फसलें की बिजाई करें, उसके बदले में प्रति एकड़ 4,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। यह एक सराहनीय सरकार का कदम है। इससे पानी की बचत भी होगी और तिलहन और दलहन की जो कमी से प्रदेश जूझ रहा है वो कमी भी पूरी होगी। इससे अगर हम किसान तिलहन और दलहन की फसलें की बिजाई करेगा उसमें कम लागत आएगी, मुनाफा ज्यादा होगा, लोगों को आसानी से दलहन वाली फसलें मिल जाएगी। फसल हाँ बिल्कुल, जैसे हम तिलहन और दलहन वाली फसलें की बिजाई करते हैं उससे 100% भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। अगली खबर इंद्री से है, जहां अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान नरेश महिला ने की और संचालन ब्लॉक सचिव ऋषिपाल ने किया। इस मौके पर सभी ने मिलकर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के जुटने की अपील भी की। अंबाला नगर परिषद आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण करने वालों पर नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आज फिर नगर परिषद की टीम ने अंबाला कैंट में कई जगहों पर अवैध निर्माणों को गिराया, जिसके बाद
एक महिला ने कहा कि अगर मेरा मकान गिराया तो जितने भी अवैध निर्माण हैं अंबाला कैंट में हैं वो सभी गिराए जाएं। वहीं नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि किसी ने सीएम विंडो पर इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके चलते इन लोगों को कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन जवाब नहीं दिया, जिस पर आज ये कार्रवाई की गई है। मिनटों में कंप्लेंट की गई थी और इलीगल एंक्रोचमेंट की गली में जो कि सारा रास्ता ब्लॉक किया गया था, तो उसको नोटिस वगैरह दिए थे, जिसके तहत उसको आज तोड़वा दिया गया है। और इसी तरह याद आज जो 1-2 जगह की इलीगल एंक्रोचमेंट उसको वहां से रिमूव किया गया। और पलवल डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उमिक सिटी के सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ढाबे के गले में रखे 10,000 रुपए की नकदी को लूट लिया गया था। मौके से अपराधी फरार हो गए थे, जिसे लेकर परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। वहीं सूचना मिलते ही एएसआई संजय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं दबिश देकर आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जून की रात्रि को पवन ड्रग ढाबा यहाँ पलवल में है, उसके ऊपर 4 लड़के आए तकरीबन रात को 1-1:30 बजे के करीब, और इन्होंने ढाबे में कार्यरत एक अमित नाम का लड़का था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी और जो गले में से पैसे छीन कर भाग गए थे। उसके बाद में पवन जो ढाबा का मालिक है उसके पास फोन करके इन्होंने उसे रोक दिया। और करनाल के इंद्रेगांव खानपुर के पास हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। जानकारी के मुताबिक युवक बाइक पर सवार होकर अपने पिता को खाना देकर लौट रहा था। उस दौरान एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आई जो I-20 व्हाइट कलर की थी, तो उसने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद ये वापस गड्डी के ऊपर गिर गया, जिससे इसका सर शीशे में लगा गड्डी के, और शीशे में लगने के बाद काफी ज्यादा चोटें आई। तो एक प्राइवेट गाड़ी करके इसको सिंगल हॉस्पिटल में लेके गए थे। इसी का फायदा उठा के मौके से फरार हो गया था गड्डी वाला। बढ़ते आगे, जहां प्रवासी बुनकर मजदूर ने सौंदापुर के एक फैक्ट्री मालिक और उसके साथियों पर 50,000 रुपए छीनने और अपहरण करके जान से मारने का आरोप लगाया है। मजदूर संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के संयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता कामरेड टीपी कपूर ने एसपी को शिकायत देकर आरोपी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी की मांग की है। इसी को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट कपूर ने बताया कि गुल मोहम्मद पहले आरोपी फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री में मजदूरी करता था, वहां इनसे बंधुआ श्रम करवाया जा रहा था। मजदूर पेट्रोलियम का फैक्ट्री मजदूर बुनकर, इससे 19 जून को एक फैक्ट्री मालिक है जयशंकर मिश्रा, उसने सोंदापुर जाटल रोड के पास, वहां से ये जब जा रहा था गुल मोहम्मद, इसकी जेब में पैसे थे, तो फैक्ट्री मालिक ने इसको पकड़कर इसकी जेब से 50,000 रुपए छीन लिए और फिर जो है इसको अपना धमकाया और फोन करके उसने अपना पार्टनर को बुला लिया और 3-4 और वर्करों को बुला लिया और फिर पास में ही अपनी तनुजा हैंडलूम के नाम से पिटलूम फैक्ट्री है उसकी, वहां पर ले गया और वहां पर इसको दोनों इस फैक्ट्री मालिक ने जयशंकर मिश्रा ने और इसके पार्टनर ने जान से मारने की धमकियां दी और कहा कि एसपी और डीएसपी मेरी मुट्ठी में है, तू कहीं नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद जो इसकी वीडियो बनाई सवाल जवाब करते हुए, मामला यह है कि पिछले साल हमने इसको बंधुआ मजदूर बना रखा था जयशंकर मिश्रा ने अपनी फैक्ट्री में। हमने डीसी पानीपत को कंप्लेंट करी थी, जिस पर डीसी पानीपत ने के आदेशों पर लेबर डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस ने संयुक्त टीम ने छापा मारकर जयशंकर मिश्रा की फैक्ट्री से इसको छुड़वाया था। इसी रंजिश के तहत अब उसने फैक्ट्री मालिक ने पैसे लूटे, इसका अपहरण किया, इसको अवैध कस्टडी में रखा। गंजे नाला के पास गेटल रोड पे गया था, उधर से आ रहा था, आने के वक्त उसने देख के बाइक रोका, बाइक रोकने के बाद मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पैसे छीना, 50,000 रुपये मेरे जेब में था और मोबाइल था, मोबाइल भी ले लिया, 50,000 पैसे भी ले लिया। लेने के बाद
उसके फैक्ट्री में उसका पार्टनर को बुलाया। बुलाने के बाद उसका जो वर्कर था 2-3 वो आए। आने के बाद मुझे पकड़ के जबरदस्ती ले गया घसीट के। फिर वहाँ जाके धमकियाँ दिया, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डीएसपी एएसपी जो जितना भी है मेरे जेब में। बढ़ते आगे, जहां अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतक के भाई ने इस दौरान बताया कि उसकी पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके भाई की मौत हो गई और वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईराला बाजार अरोड़ा वालिया के 6 जने सीधे बलैरो गड्डी जा रहे थे। गली जी गली बलैरो के आ रहे रस्ता देन भी आपस टकरा उसके इस झगड़े कार सिंह नाम का एक व्यक्ति और इस 8 बंदे जनानी झगड़ा किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज। और कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 390 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीताराम नाम का व्यक्ति गांजा पत्ती बेचने का काम करता है, जिस पर पुलिस ने अभियान चलाकर तलाशी ली, जहां पुलिस ने इस व्यक्ति के कब्जे से 390 ग्राम गांजा बरामद किया है। फिलहाल तस्कर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और सोनीपत से शराब लेकर बिहार में तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बड़ी शातिर तरह से शराब की तस्करी करने की योजना बनाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस का कहना कि आरोपी ने ट्रक में 15 लाख रुपए की कीमत की 419 पेटी शराब छिपा रखी थी, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। से बदली होते हुए बिहार ट्रक में शराब लाएगी, तो इस सूचना पर हमने नाकाबंदी क्षमता के पास की। तो उसके कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है जिसको हमें को सूचना दी गई थी। तो वाकई हमने चेक की तो उसमें क्रोकरी प्लस 419 पेटियां शराब दी गई है। इसमें सुरेश जो कुवासी गांव का रहने वाला है वो गाड़ी को चला रहा था और उसी के नाम गाड़ी है, उसको पकड़ा गया है। और इसमें ये बता रहा कि सोनीपत से बिहार जा रहा था। सोनीपत L1 रविंद्र मलिक और बल्लू प्रधान और इंद्रजीत L1 से लेकर आए हैं और उन्होंने हमारे ऊपर। अमृतसर पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस थाना बी डिवीजन अमृतसर के मुख्य अधिकारी गुरविंदर सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कई ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बिजली ट्रांसफार्मर में तेल चोरी करके ये चोर बेचते थे और अब तक वो लगभग 57 ट्रांसफार्मर से तेल चोरी कर चुके हैं। तो अमृतसर का यह मामला जहां ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस थाना बी डिवीजन के मुख्य अधिकारी गुरविंदर सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें कई ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बिजली ट्रांसफार्मर में तेल चोरी करके ये चोर बेच देते थे। तो अपने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ टीम ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ, ਕਰਨ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੋਲਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਮ ਸੀਗੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ और उस तो बाद अगे जाके बेचते। और भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाल मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें 24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि सोमवार को जिले भर में 36 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए थे, जिसमें 20,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने शाम 5 बजे तक टारगेट को पूरा करते हुए 24,162 लोगों को वैक्सीन लगाई। इंटरनेशनल योगा दिवस था, 7वां योगा इंटरनेशनल दिवस, जिस पर हम लोगों ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया था और इसमें भिवानी की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी बहुत मेहनत करके और जो हमें स्टेट से टारगेट दिए गए थे 20,000 डोजेस का टारगेट हमें निर्धारित किया गया था और हमने उससे बढ़कर जो हैं डोजेस लगाए हैं। 24,162 डोजेज हम लोगों ने मेगा कैंप में लोगों को वैक्सीनेट किया है। और इसमें जो संस्थाएं हैं जो कैंप्स लगवाने में इंटरेस्टेड हैं, जो NGOs हैं, वो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, आगे आए हैं, कैंप्स लगवाए हैं, बेनिफिशरीज को मोटिवेट किया है और सबको ये बताया गया है कि वैक्सीनेशन के फायदे हैं, तो सब आएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। अब क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन की डोजेस की कोई शॉर्टेज नहीं है और हमें पर्याप्त मात्रा में डोजेस मिल रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।